अस्सलाम वालेकुम। आज हमने काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की स्टडी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसमें वो कह रही हैं कि जितनी ज़्यादा जी का हमने देखा था कि रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए इंट्रॉपी एस बढ़ेगी और साथ ही इंथाल्पी जो कि बेसिकली एनर्जी है उसे कम होना चाहिए, ख़ास टेम्परेचर पे ये होगा और इसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कह रहे थे। फिर वो कह रही है कि नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा जी की रिएक्शन के टेक प्लेस होने के लिए। फिर मज़ीद वो कह रही हैं कि लेकिन फिर वो कह रही है कि ये भी पहले हमने कहा था कि एक्सो एंडो कुछ नहीं है, आप गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ो। फिर हमने कहा कि नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी होगी, रिएक्शन होगा। और अब वो कह रही हैं कि ये भी इनफ नहीं है और डाटा की जो है हमें ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि ये जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये हमें नहीं बताती कि कितना फास्ट रिएक्शन जो है होगा और स्टार्टिंग मटेरियल कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट में बदलेंगे। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन हो रही है सेलुलोज की, ये बेसिकली ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है, इसी की डेरिवेटिव्स होती हैं। तो ये फार्मूला देखिए ऑक्सीजन और पानी में जो है ये बदल रहा है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे वो कह रहे हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड में बड़ी है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू के लिहाज से बड़ी है मैग्नीट्यूड में। फिर वो कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो फेवर में होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के और पानी के। लेकिन एक न्यूज़पेपर को आप देखें जो कि बहुत बड़ी सेलुलोज है, ये कागज़ बेसिकली सेलुलोज ही होता है। वो कह रहे हैं कि इसे आप हवा में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ऑक्सीजन टेंट में भी पढ़ सकते हो और लंबे अरसे तक अगर आप रखें तो फेडिंग अवे गैशियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि लंबे अरसे तक अगर आप इसे रखेंगे ऑक्सीजन के बगैर तो फिर ये जिस तरह कागज़ों को किसी अलमारी में कहीं पे आप रखें तो वो पीले पड़े हुए होते हैं जहाँ ऑक्सीजन कम है उस जगह पर। फिर वो कह रही हैं कि फेड अवे ये येलो हो जाता है गैशियस, तो ये फेड अवे इसका रंग जो है हल्का हो जाता है गैशियस प्रोडक्ट के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो कन्वर्जन है रेट का, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो रेट है कन्वर्जन का ये बहुत ज़्यादा स्लो है इन कंडीशंस में, अगरचे लार्ज वैल्यू है नेगेटिव जी की। फिर वो कह रहे हैं कि बड़े टेम्परेचर पे ये चीज़ स्पीड अप हो जाएगी। तो वो कह रही है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो ये जो स्लो प्रोसेस है फेड अवे होने का ये फास्ट हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि इस डेल्टा माइनस डेल्टा जी के इंस्टेड एक और एनर्जी बैरियर होता है जिसे ओवरकम करना लाजमी होता है और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस सारे में बेसिकली हमने यही देखा है कि अब वैसे आप अखबार पढ़ रही हैं ना, बाहर गार्डन में लान में बैठ के पढ़ रही हैं तो कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उधर हो रही होती है, कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन। तो क्या ये होता है कि वो जो अखबार होता है वो गायब हो जाता है, यानी कि CO2 में बदल जाता है, आपके हाथ में पानी आ जाता है और गैस बन के वो CO2 जो है उड़ जाती है? ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी कि ये सेलुलोज में दोबारा से तब बदलने लगता है सेलुलोज, यानी कि इसकी ब्रोकन डाउन जो ये होगा वो तब होने लगेगा जब इसे किसी ऐसी जगह पे आप रखते हो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये फेड अवे होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस होगा और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो तब जो है इसने जाकर फास्ट होना है। तो वो कह रहे हैं कि इसकी इंस्टेड एक और चीज़ होती है जिसका ओवरकम करना ज़रूरी है प्रोडक्ट में बदलने से पहले, ठीक है। तो उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है उस बैरियर को ओवर करने के लिए जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो देखिए ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है फ्री एनर्जी का, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट में जा रही हैं और जहाँ नीचे जो ग्राफ है यहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ बनी हुई है, यानी कि ये वो बैरियर है जिसे ओवरकम करना है प्रोडक्ट में बदलने से पहले। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं अब हम काइनेटिक स्टेट और रेट लिमिटिंग स्टेप जो है देखेंगे, यानी कि वो वाला स्टेप जो कि रिएक्शन को लिमिटाइज कर देता है। तो वो एक्सपेरिमेंटली कह रही हैं कि जो मेजरमेंट होती है रिएक्शन रेट की वो इस चीज़ पर मुश्तमिल होती है कि आप रेट का पता लगाएं जिस पे वो जो पहले वाले मटेरियल हैं यानी कि जो रिएक्टेंट है वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो अपेयर हो रही हैं और ये काम एक ख़ास टेम्परेचर पर हो रहा है। और इसे आप कॉन्सेंट्रेशन से भी रिलेट कर सकते हो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। फिर वो कह रही हैं कि इस चीज़ को बहुत से तरीक़ों से जो है कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि एलिक्विड्स सैंपल के हिस्से होते हैं इन्हें आप रिमूव करते हो और ट्राइट्रेमेट्रिक डिटर्मिनेशन ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, ठीक है, वो करते हो। या फिर कोलोरीमेट्रिक ये अब्सॉर्बेंस चेक करके होते हैं। कंडक्टोमेट्रिक ये कंडक्टिविटी से होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आप UV लाइट डालते हो जिसका वुडवर्ड फ्रीजर रूल भी जैसा कि बना हुआ है, ठीक है। फिर वो कह रही हैं कि ये सारे आप एनालिसिस करते हो। फिर वो कह रही है कि जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते हो
जो क्रूशल स्टेप है उसके अंदर ये होता है कि आप मैच करते हो ये जो क्रूड यानी कि अभी सही नहीं निकला, ये जो क्रूड इम्प्योर काइनेटिक डाटा है, ये जो बहुत से फंक्शंस आ रही हैं कंसंट्रेशन के, या फिर ग्राफिकली आप निकाल रहे हो या फिर कैलकुलेशन से निकाल रहे हो, यहाँ तक कि सही वाला जो है ऑब्टेन हो जाता है। फिर आप कह रही हैं कि ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि आप रेट इक्वेशन जो है लिख लेते हैं। इसके अंदर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के जो है इसे रेट कांस्टेंट कहेंगे। इसे सेकंड ऑर्डर ओवरऑल कह रही हैं, लेकिन ये मिथाइल ब्रोमाइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है और हाइड्रोक्सिल के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। फिर वो कह रही हैं कि इस तरह का जो कोइंसिडेंस होता है स्टोशियोमेट्री का और रेट लॉ का, ऐसा बहुत कम होता है। यानी कि ये जो ऑर्डर है अक्सर ऐसा नहीं होता कि यहाँ रेट इक्वेशन से जो ज़ाहिर हो रहा है वही असल में हो। और ये जो बात वाला ये जो स्टोशियोमेट्री होती है यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, ये हमें जो है वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो रेट लॉ है, जो ऑर्डर है, इसे आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो बेस कैटेलाइज्ड ब्रोमिनेशन हो रही है इसके लिए, तो वो कह रही हैं कि ब्रोमीन अपीयर ही नहीं हो रहा। वो कह रही है कि अगरचे ब्रोमीन किसी स्टेज पर तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये देखें प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, लेकिन ये उस स्टेप में शामिल नहीं है जिसके रेट को आप एक्चुअली मेजर कर सकते थे। फिर वो कह रही हैं कि जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें 2 स्टेप्स होंगे, एक जिसमें ब्रोमीन इन्वॉल्व नहीं है जिसके रेट को आप असल में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और एक जिसके अंदर ये जो है मौजूद होगा जिसके रेट को आप मेजर नहीं कर रहे। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि बहुत कम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है 1 स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, और ज़्यादातर ये जो है मल्टीपल स्टेप होते हैं जिन्हें आप SN1 कहते हो। नेक्स्ट इन्होंने जो है अमोनिया का दिखाया हुआ है और एपॉक्सी ग्रुप का 6, इसके मालिक्यूल 4, इसके तो टोटल 10। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्टेप जो है आ रही हैं, लेकिन हमने किसे देखना है जो कि स्लोवेस्ट होगा, जो कि रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप होगा, जो कि रेट को लिमिट करने वाला स्टेप होगा, जो कि काइनेटिक की बोटल नेक है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कि मेन चीज़ है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप है यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है। तो इस सारे से हमने क्या सीखा, इसमें बेसिकली पहले उन्होंने एक रिएक्शन बताया, इसकी स्टोशियोमेट्री ही हमें ऑर्डर बता रही थी रेट लॉ का, यानी कि एक का 1 दूसरे का 1, तो ये यानी कि 2। वो कह रही हैं कि हर जगह ऐसे नहीं होता। फिर उन्होंने ये दूसरा रिएक्शन ब्रोमिनेशन का कहा, तो वो कह रही हैं कि इसका जो रेट लॉ लिखा है ना, इसके अंदर तो ब्रोमीन इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की हमने रेट लॉ लिखा है, तो वो कह रही है कि किसी स्टेप पे तो होगा, तो ये डबल स्टेप रिएक्शन है। और केमिस्ट्री भी ज़्यादातर रिएक्शन एक स्टेप से ज़्यादा होती हैं। फिर उन्होंने एक और दिखाया कि ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, और इसके अंदर भी तो हमने रेट डिटरमिनिंग स्टेप RDS या RLS रेट लिमिटिंग स्टेप जो है देखना है। तो ये काइनेटिक डाटा बेसिकली क्या प्रूव करता है कि रेट लॉ ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है, यानी कि ये काइनेटिक से रिलेटेड है और ये स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड नहीं है। स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड होती तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाना था, लेकिन यहाँ पर जो है OH आया है, तो यानी कि जो हमारे पास तो ये मेन रेट लॉ है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का, तो इसमें ब्रोमीन नहीं है, यानी कि एक और स्टेप भी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अगले में तो बहुत सारे स्टेप हैं, हमने अपना फोकस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे रखना है, जिसका पता स्टोशियोमेट्री से बिल्कुल भी नहीं चलता कि ये रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगी, ऐसा नहीं है। बाज़ वक़्त रिएक्टेंट भी नहीं आ रही होती, जैसे कि ब्रोमीन यहाँ पर नहीं आया, और ना ही गिनने से पता चलेगा कि 1 और 1 2, जैसा कि इस रिएक्शन में हमने देखा। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है काइनेटिक्स के ज़रिए से। तो इस सारे में हमने ये देखा। तो नेक्स्ट ये जो काइनेटिक डाटा है इसमें भी हमने यही डिस्कशन करनी है कि द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन पाथवेज है इसका, वो कहने कि बड़ी मिकदार में जो मालूमात है रिएक्शन पाथवे के बारे में आ चुकी है और आ रही है काइनेटिक स्टडीज़ से, लेकिन इसे आसान लफ्ज़ों में बयान करना हमेशा जो है सिंपल नहीं रहा। जैसे ज़ाहिरी तौर पे लग रहा होता है ना कि एक्सप्लेन कर लेंगे, ये इतना सिंपल नहीं है। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो अफेक्टिव रिएक्टिंग स्पीशी होती है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करी होती है, यानी कि जो रेट लिमिटिंग डिटर्मिनिंग स्टेप का हिस्सा होती है, तो वो कह रही हैं कि ये भी डिफ़र करती रहती है स्पीशी टू स्पीशी, जो आप रिएक्शन में डालते हो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, और जिसकी चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन को हम मेजर कर रहे होते हैं।
वो कह रहे हैं कि ये भी वेरी करती रहती है, लाजमी नहीं है कि एक ही की अफेक्टिव कोलिजन दे, मुख्तलिफ स्पीशी मुख्तलिफ अफेक्टिव कोलिजन मुख्तलिफ रिएक्शन में देंगे। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जो एरोमेटिक नाइट्रोजन होती है ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो वो कह रही हैं कि इसके अंदर जो अफेक्टिव अटैकिंग स्पीशी है वो NO2+ है, लेकिन हमने उसमें डाला क्या था, हमने तो उसमें HNO3 डाला था, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर कर रही हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बड़ा कम्प्लेक्स है, और यानी कि हमने डाला भी HNO3 और हम रेट ऑफ रिएक्शन और HNO3 के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं, HNO3 की चेंज होते हुए कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का हिस्सा है, लेकिन जो इफेक्टिव अटैक करने वाला स्पीशी है वो NO2+ है। एसेंशियल रिएक्शन सिंपल वन है। फिर वो कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को उनसे नहीं निकाल सकते जिसे आप रेडिली तेज़ी से मेजर कर सकते हो। अब जो हाइड्रोलाइसिस हो रही है, यानी कि पानी की मौजूदगी में टूट रहा है अल्काइल हैलाइड RHAI, ठीक है, तो ये इस रेट इक्वेशन को फॉलो करते हैं। फिर वो कह रही हैं कि ये सेफ़ नहीं होगा कि आप कहीं ये नतीजा निकालें कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पानी शामिल नहीं है, पानी के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, यानी कि पानी अनसोल्युबल रहेगा, वो उसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है रेट इक्वेशन में नज़र ही नहीं आ रहा। पानी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, बड़ी मिकदार में मौजूद है, और तकरीबन इसकी कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज्ड रहेगी, और वो कहना कि इतनी ज़्यादा बड़ी मिकदार में है, और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो है उसमें इसने हिस्सा लिया या नहीं लिया। फिर वो कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं एक और सॉल्वेंट की, HCO2 फॉर्मिक एसिड की करते हैं, और पानी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। अब देखिए, अब पानी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया है तो अब पानी आ रहा है, यानी कि अब पिछले रिएक्शन में जब हाइड्रोलाइसिस आपने की, पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में और पानी रेट इक्वेशन का हिस्सा ही नहीं है, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे कि जो इक्वेशन है उसमें आ ही नहीं रहा। और अब जबकि आपने एक और सॉल्वेंट यूज़ किया फॉर्मिक एसिड, और पानी बहुत कम मिकदार में है, तो अब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का हिस्सा है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। जब हाइड्रोलाइसिस आपने उस हैलाइड की तो वो कह रही हैं कि आप महज उस इक्वेशन को देख के नहीं कह सकते कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का हिस्सा नहीं है, पानी तो इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। सिर्फ रेट इक्वेशन को ना देखें, इस रेट इक्वेशन में तो हैलाइड वाली में तो पानी नज़र नहीं आ रहा। अब देखें, अब दूसरी जब आपने कोई और सॉल्वेंट यूज़ किया और उसकी रेट इक्वेशन लिखी तो उसमें पानी बहुत कम मिकदार में है, फिर भी नज़र आ रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे आप देख के डिसाइड नहीं कर सकते। अब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हैलाइड का लिखा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, तो आप देख के नहीं बता सकते कि पानी इन्वॉल्व नहीं है। पानी मौजूद है, बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरी में देखिए, पानी लिखा है तो बहुत कम मिकदार में पानी था, असल सॉल्वेंट फॉर्मिक एसिड था। तो इसमें ऊपर भी हमने यही देखा है कि इफेक्टिव अटैकिंग स्पीशी चेंज होती हैं, और HNO3 आप डालते हो, असल काम वहाँ पे कौन कर रहा होता है, NO2+ कर रहा होता है। इसी तरह पानी था, रेट इक्वेशन में नहीं है, देख के आप रेट इक्वेशन को कहोगे कि पानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का हिस्सा नहीं है, हालांकि पानी है, ठीक है। और अब एक और इक्वेशन लिखी, उसमें की रेट इक्वेशन में पानी लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि ये मेजर सॉल्वेंट है, मतलब देख के ऐसे कह दोगे, यही बात तो वो बता रही हैं। लेकिन यहाँ पे असल सॉल्वेंट पानी नहीं है, पानी बहुत कम मिकदार में, असल सॉल्वेंट फॉर्मिक एसिड है। तो वो यही कह रही हैं कि काइनेटिक डाटा को समझना, सिंपल टर्म्स में देख के ऐसे बता देना कि ये होगा, ये बेसिकली नहीं है। अब HNO3 वाला आप देखोगे, आप कहोगे HNO3 मेन है, लेकिन असल काम वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन NO2+ कर रहा है। तो इस सब का मकसद क्या है कि काइनेटिक स्टडी को आप ऐसे देख कर नहीं बता सकते हो, रेट इक्वेशन या कुछ भी पहली नज़र में। तो ये ऊपर ऊपर ही लाइन लिखी है कि फर्स्ट साइड में देख के जो आपको काइनेटिक्स का लगता है वो असल में होता नहीं है। जैसे कि पानी नहीं था लेकिन पानी बड़ी मिकदार में मौजूद है, पानी मौजूद है लेकिन असल सॉल्वेंट कुछ और है, डाल कुछ रही हो लेकिन इफेक्टिव कोलिजन NO2+ कर रहा है। तो यही हमने काइनेटिक डाटा का देखा। अल्लाह हाफ़िज़।